Assalamu alaikum students. Up till now we discussed about the pathogenesis and morphological features of Crohn's disease and ulcerative colitis. And now we are going to discuss कि अगर इन दोनों डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो इनमें किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि क्रॉन्स डिजीज़ में क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही होती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा टिश्यू स्लफ्ड ऑफ होता है और जितना ज़्यादा टिश्यू स्लफ्ड ऑफ होता है उतनी ही ज़्यादा अल्सरेशन होती है। तो क्रॉन्स डिजीज़ में अल्सरेशन डीप होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में अल्सरेशन जो है वो सुपरफिशियली होती है। और क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ के केस में अल्सरेशन ज़्यादा होती है तो जितनी ज़्यादा अल्सरेशन होगी उतनी ज़्यादा फिस्टुला की फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिस्टुला इज़ एक्चुअली द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। तो क्रॉन्स डिजीज़ में फिस्टुला की फॉर्मेशन होती है विद वेजाइना, यूरिनरी ब्लैडर, या फिर फिस्टुला की फॉर्मेशन जो है वो रेक्टम के साथ भी हो सकती है। जबकि इन द केस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस फिस्टुला की फॉर्मेशन अक्सर तौर पर नहीं देखी जाती। क्रॉन्स डिजीज़ में अक्सर देखा जाता है कि वेरियस विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की मैलएब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से इनका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉन्स डिजीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को देखने को मिलती है, फैट की मैलएब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन की मैलएब्जॉर्प्शन होती है, प्रोटीन की मैलएब्जॉर्प्शन होती है। और जब प्रोटीन की मैलएब्जॉर्प्शन होती है तो वो प्रोटीन अपीयर होना शुरू हो जाती है, लॉस होना शुरू हो जाती है फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, जबकि ऐसा अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में नहीं होता। अगली जो चीज़ देखने को मिल रही है, अगला डिफरेंस, अगली कॉम्प्लिकेशन वो ये है कि इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें टॉक्सिक मेगाकोलोन देखने को मिलता है। टॉक्सिक मेगाकोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्यों देखने को मिलता है और टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है? बेसिकली टॉक्सिक मेगाकोलोन इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद डायलेटेड कोलोन। मेगा मीन्स बड़ा, कोलोन बड़ा होगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में कोलोन क्यों बड़ा होता है कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्वेड करती है म्यूकोजा को, सब म्यूकोजा को, और इससे आके एक्सटेंड नहीं करती। यही वजह है कि इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस सिरोजा नॉर्मल नज़र आता है हमें। ठीक, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो इन्फ्लेमेशन जो है जो हमारी म्यूकोजा में हो रही है, हमारी सब म्यूकोजा में हो रही है इन्फ्लेमेशन, तो वो मुख्तलिफ़ तरह के मीडिएटर्स रिलीज़ करें, मुख्तलिफ़ तरह के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होकर जब मस्कुलरिस में आएंगे तो मस्कुलरिस जो है उसमें आएंगे, इट वुड रिजल्ट इन अ न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन। न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन होगी देन इट वुड रिजल्ट इन द डायलेशन ऑफ द मेगाकोलोन। ठीक, अब ऐसा क्यों नहीं होता इन द केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़? क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ के केस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो ट्रांसम्यूरल होती है और वो तमाम तर लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। ठीक, तो ये बात हो गई टॉक्सिक मेगाकोलोन की। अगली बात ये है कि अगर अभी भी इन दोनों डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए और लंबे अरसे तक रखा जाए तो आगे जाके इट मे प्रीसीड टू द डिस्प्लेसिया, इट मे प्रीसीड टू द एडिनोकार्सिनोमा। ठीक, तो एडिनोकार्सिनोमा अगर ये बन जाता है और अगर क्रॉन्स डिजीज़ बनता है एडिनोकार्सिनोमा तो उसमें जो है मैलिग्नेंट पोटेंशियल कम होगा, लेकिन इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर वो बन जाता है एडिनोकार्सिनोमा तो उसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक, और एडिनोकार्सिनोमा तक पहुंचने की नौबत किस तरह से आती है ये डिपेंड करता है अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ एंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, कि कितने अरसे तक डिजीज़ रही है। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है फॉर अबाउट 8 years to 10 years तो एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है उसने ज़्यादा इन्वेट किया हुआ है और ज़्यादा इन्वेजन हुई है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ऑफ गट, तो जितनी ज़्यादा इन्वेजन होगी उतनी ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात हो गई अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब तक हमने पढ़ा कि क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में काफ़ी सारे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। अब हम क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस की मुख्तलिफ़ तरह की सिमिलैरिटीज़ भी देख लेते हैं। पहली बात तो हमने पढ़ी थी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें एक पेनिट सेल्स मौजूद होते हैं। और पेनिट सेल्स का क्या मकसद होता है? यही होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प आउट करते हैं कि अगर कोई एंटीजन एंटर हो गया है इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन तो उसको बाहर निकालने में, उसको डिफेंड करने में, उसके अगेंस्ट इंटेस्टाइन को डिफेंड करने में उनका अच्छा रोल होता है।
तो इन द केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में हमें पेनिट सेल्स का मेटाप्लेजिया नजर आएगा। और अगर पेनिट सेल्स का मेटाप्लेजिया है विच मीन्स कि पेनिट सेल्स ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, दूसरी जो चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों के केस में हमने पढ़ा था कि दोनों के केस में न्यूट्रोफिल्स बन रहे, इम्यून रिएक्शन हो रहा है सारा। थी और इम्यून रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जहाँ इम्यून रिएक्शन होगा, जहाँ न्यूट्रोफिल्स होंगे, वहाँ पे एब्सेस की फॉर्मेशन होगी। तो दोनों के केस में, इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड इन द केस ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़, न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। दोनों के केस में हमें नज़र आएगा कि जो क्रिप्स हैं उनमें एब्सेस मौजूद है। दोनों के केस में एपिथेलियल डिसफंक्शन नज़र आएगा। और दोनों के केस में एक चीज़ हमें नज़र आएगी जो मैं पिछले लेक्चर्स में मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज़ सेल्फ एम्पलीफाइंग साइकिल। कि ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बैक्टीरिया एंटर कर रहा है थ्रू द एपिथेलियम, खुद ही वो इनिशिएट करवा रहे सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हो रहा है फिर ऑफ एपिथेलियम, तो मज़ीद परमिएबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फिर उसकी वजह से सारा का सारा इम्यून रिएक्शन, फिर उसके बाद इम्यून रिएक्शन की वजह से दोबारा एपिथेलियल डिसफंक्शन, ये तीन चीज़ें रिजल्ट इन द सेल्फ एम्पलीफाइंग साइकिल के वो खुद से इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किए जा रहे हैं और ये प्रोसेस मज़ीद से मज़ीद एग्रेसिव हुआ जा रहा है। तो ये बात हो गई अब सिमिलैरिटीज़ ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। अब क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, अब सोचने की बात यह है कि बैक्टीरिया की इन्वीजन हुई है, एब्सेस की फॉर्मेशन हुई है, तो पेन तो लाजमी होगा, तो एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक, और उसके बाद डायरिया होगा। डायरिया में क्या फ़र्क होगा कि इन द केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें ब्लडी डायरिया मिलेगा और उसमें म्यूकोइड मटीरियल नज़र आएगा। ठीक, और मज़ीद जो है डिफरेंस ये होगा कि इन द केस ऑफ द क्रॉन डिजीज़ जो पेन फील होगा वो राइट लोअर एब्डोमेन में होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में होगा। यही वजह है कि इसकी डीडी बनती है क्रॉन्स डिजीज़ की विद अपेंडिसाइटिस, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में भी राइट लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा होता है। ये तो कुछ बात हो गई क्लिनिकल फीचर्स की इन द केस ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्लिनिकल फीचर कुछ यूँ होते हैं कि वो रिकरेंट होते हैं, कि एक दफ़ा हुए सारे सिम्टम्स अपेयर हुए, फिर उसके बाद सिम्टम्स डायमिनिश हो गए कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से सिम्टम्स अपेयर हुए। अब इन डिजीज़ की डिकरेंस किस तरह से पॉसिबल है? इन डिजीज़ की डिकरेंस हो सकती है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू निकोटीन कंज्यूमशन। ठीक, इन चीज़ों की वजह से इन डिजीज़ की रिकरेंस हो सकती है। अगली जो कॉमन चीज़ें इन द केस ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस वो है इनकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलेगी कि क्लबिंग ऑफ फिंगर नज़र आएगी। ठीक, या फिर नज़र आएगी पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है कि आर्थराइटिस जॉइंट को इफेक्ट करी होती है और जब मल्टीपल जॉइंट इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो वो मल्टीपल पॉलीआर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है कि पीछे जो हमारी सैक्रम है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, या फिर पॉली एंजाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइसिस की भी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों डिजीज़ को डायग्नोज किस तरह से करना है? पहली तो चीज़ होगी इनके क्लिनिकल फीचर्स हेल्प करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अगली चीज़ ये कि एंडोस्कोपी करवाई जाती है और एंडोस्कोपी में वही तमाम तरह मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, एक दफ़ा ये डिज़ीज़ डायग्नोज हो गई, अगला स्टेप होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सर्जरी होती है कि जो इफेक्टेड पार्ट है ऑफ इंटेस्टाइन को उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोलोनेक्टोमी, कि कोलोन का जो इफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके निकाल दिया जाए। अब सर्जरी के बाद रिकरेंस के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं? सर्जरी के बाद रिकरेंस के चांसेस जो हैं वो क्रॉन्स डिजीज़ में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, जबकि इन द केस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है रिलेटिवली जो है सर्जरी के बाद चांसेस जो है रिकरेंस के वो रिलेटिवली कम होते हैं।
So up till now we discussed the topic of inflammatory bowel disease. We discussed ulcerative colitis, Crohn's disease, उनकी पैथोजेनेसिस, उनकी मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनिफेस्टेशंस, इन सबको डिस्कस किया. This was all about today's lecture.